बात करते हैं बिहार की सियासत की, जहां महागठबंधन खेमे का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। दोनों खेमों में अब तक 5-5 सहयोगी थे, लेकिन महागठबंधन ने अपने साथ वीआईपी को लाकर अपना पलड़ा भारी करने का प्रयास किया। मुकेश सहनी ने महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी का न सिर्फ स्वागत किया, बल्कि अपने कोटे से 3 सीट दिए जाने की घोषणा भी कर दी। अब गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में होंगे। सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया और आज भी आपने हमें साथ दिया, अपने गठबंधन में आपने जगह दिया। 3 लोकसभा सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे और 3 ही नहीं 40 सीट हम मानते हैं कि हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इनके दल को प्रयास करने का, तोड़ने का प्रयास किया, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो आज देश में चुनाव हर जगह है, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो लोग कल्पना कर रहे हैं और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल छटाने का काम करे। महागठबंधन खेमे में एक-एक सीट के बंटवारे के लिए काफी खींचतान मची हुई थी और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली। आरजेडी ने 26 सीटें अपने पास रखी, लेकिन वही आरजेडी दिल खोलकर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 3 सीटें दे देती है। क्या इतने महत्वपूर्ण है मुकेश सहनी? आरजेडी के लिए मुकेश सहनी की महत्ता कितनी है, ये इससे समझा जा सकता है। और मुकेश सहनी बिहार की सियासत को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, ये भी समझा जा सकता है। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ रहे हैं। हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आरजेडी ने इतना बड़ा दिल कैसे दिखाया, जिनसे 1 सीट निकालने के लिए कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उस पार्टी ने 3 सीट वीआईपी को दे दी मुकेश सहनी को। अशोक जी, क्या लगता है, काफी महत्वपूर्ण है और महागठबंधन का पलड़ा काफी भारी हो गया क्या? इसको इस रूप में देखिए आप कि भाकपा माले या पहले कांग्रेस से चलें, 19 विधायक कांग्रेस के, 2 ने हाथ का साथ छोड़ दिया, 17 विधायक कांग्रेस के, कांग्रेस को मिलती है 9 सीटें। 12 विधायक की पार्टी भाकपा माले, उनको 3 सीटों के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। 2 विधायकों वाली सीपीएम, उसको 1 सीट मिलती है और 2 विधायकों की हैसियत वाली सीपीआई, उसको 1 सीट मिलती है। और मुकेश सहनी की पार्टी को 1 भी सीट नहीं, न विधानसभा में, न विधान परिषद में, न लोकसभा में। पिछले लोकसभा के चुनाव में 3 सीटें वीआईपी को दी गई थी, उसमें ये झंझारपुर भी था, खगड़िया भी था। 1 भी सीट मुकेश सहनी नहीं निकाल पाए। और विधानसभा के चुनाव में किस तरह से मुकेश सहनी की फजीहत हुई थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया था। आज तेजस्वी यादव ने जिस उदारता से, जिस खुले दिल से, जिस खुले दिमाग से मुकेश सहनी की तारीफ ही नहीं की, उनकी राजनीतिक हैसियत को ही नहीं मजबूत बताया, उनको जो भागीदारी दी है 3 लोकसभा सीटों की, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। और तेजस्वी का यह कहना कि यह गठबंधन 2024 के लिए नहीं है, ये 2025 के लिए है, कहीं न कहीं लगता है कि तेजस्वी भी विधानसभा के चुनाव की ही तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव पहली प्राथमिकता उनकी नहीं है और यह तो उन्होंने दिखा ही नहीं दिया, उन्होंने बता भी दिया। जहां तक मुकेश सहनी के वोट बैंक का सवाल है, तो इसमें कहीं कोई 2 मत नहीं है कि सहनी में अभी मुकेश सहनी सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं, यानी कि मल्लाह में। इन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा भी किया और इन्होंने अपने जातीय जो समुदाय है उसको एक साथ समेटने की कोशिश भी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि 3 सीटें मुकेश सहनी को दी गई। कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं
कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यह दिखाने वाले हैं अपने गठबंधन के नेताओं को और अपने राजनीतिक विरोधियों को कि वो अति पिछड़ा विरोधी नहीं हैं, वो सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जैसी पार्टियों को उन्होंने अपनी हैसियत दिखाई है कि अगर तू ना सही तो मुकेश सहनी सही, यानी कि वोट बैंक जिसके पास है उससे हम समझौता कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, एक देखिए ना, कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने AIMM के कैंडिडेट को भी बिठा दिया, सीधा संवाद किया, यह जानते हुए कि अगर वह कैंडिडेट देता है तो कहीं न कहीं इसका असर इंडिया गठबंधन और महागठबंधन पर पड़ता है। इसलिए लालू प्रसाद और तेजस्वी ने पूरी तरह से साम दाम दंड भेद को अपनाया है और नहीं कहता है कि जो तेरा ही घर और तेरे ही घर पर, मतलब वो तेरा घर मेरा घर। अब देख लिए कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उसका जो उनकी जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत किस तरह से NDA गठबंधन के नेताओं को ही अपने पार्टी में, अपने गठबंधन में शामिल कराया जाता है और शामिल करा करके उनको अपने राजनीतिक दुश्मन से चुनौती दी जाती है। मुकेश सहनी भी तो जब तेजस्वी से नाराज हुए थे तो बीजेपी के साथ आए, बीजेपी ने उनको MLC बनाया, बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया, लेकिन वो यूपी चुनाव में क्या किए, योगी जी को ही हराने के लिए चले गए। परिणाम हुआ कि बीजेपी ने उनको छोड़ दिया, उनकी नाव डगमगा गई। अब चारों तरफ से एक तरह से ये निराश होकर के मुकेश सहनी इस गठबंधन में आए और इस गठबंधन में जब आए हैं, शरणागत हुए हैं लालू प्रसाद जी के समक्ष, तेजस्वी के समक्ष, तो कहीं न कहीं तेजस्वी ने उनको इशारों में हिदायत दी है कि 24 झांकी है, 25 बाकी है, उस पर ध्यान रखना होगा और अगर बीच में आप कहीं इधर उधर किए तो फिर आपकी नैया डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। मुकेश सहनी को उनकी हैसियत से ज़्यादा सीट दी गई है। अब एक पत्रकार होने के नाते नज़र इस पर रखनी होगी कि उन 3 सीटों में मुकेश सहनी का उम्मीदवार कितना होता है। ये भी होता है गठबंधन धर्म में कि पार्टियां सीट दे देती हैं लेकिन उम्मीदवार अपना देती हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों, पिछले चुनाव में क्या हुआ, सुनील कुमार पिंटू का सीतामढ़ी से सीटें जदयू के खाते में थी और उम्मीदवार बीजेपी का। अभी कई सीटें इस बार के चुनाव में भी आप देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखना अभी होगा दिलचस्प, लेकिन आप कह सकते हैं कि असली माझी तो मुकेश सहनी ही हैं, असली मल्लाह तो वही हैं। उनकी नैया जो भंवर में थी उसको तेजस्वी ने किनारा दे दिया है, उनको गठबंधन में शामिल कर दिया है और उनको यह जवाबदेही दी गई है कि 2024 की नैया तो आप पार लगाएं ही, 2025 की नैया भी आपको पार लगानी है। बिल्कुल, अशोक जी बने रहे हमारे साथ। इस बीच लालू प्रसाद यादव, जैसा संपादक अशोक मिश्रा ने कहा कि राजनीति का हर दाव पेच अपना रहे हैं, लेकिन अपना खेमा मजबूत करने के साथ साथ विरोधी खेमे पर किस कदर हमलावर हैं वो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई में चुनावी सभा कर विशेष रूप से लालू परिवार को अपने निशाने पर लिया था, तो लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा पोस्ट किया है और मोदी सरकार को झूठ का अंबार, झूठ का दरबार, झूठ का भंडार बताते हुए हमला बोला है। इस बीच मीसा भारती की भी प्रतिक्रिया आई है, वो भी सुनाते हैं। यही लालू जी हमेशा यही कहते हैं कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये कहना कुछ, बस इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। आप देख लीजिए ना, 10 साल में जो इन लोगों ने वादा किया, 2 बार तो देश की जनता ने इनको मौका दिया। इन्होंने क्या किया है देश के लिए? इन्होंने क्या किया है? हम मतलब डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया है? बेरोजगारों के लिए क्या किया? जो अपना ही वादा किया हुआ इन्होंने पूरा किया है। बेरोजगारों को 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी दी है। हमें तो मौका मिला, हमने करके दिखाया है। मीसा कह रही हैं कि मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए परिवारवाद का मुद्दा उठा रही है बीजेपी और लालू प्रसाद यादव झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं केंद्र की बीजेपी सरकार को। अशोक जी, एक और तो खुद को मजबूत किया जा रहा है और दूसरे पर ऐसा हमला कि उसे पूरी तरह से चकनाचूर किया जाए। सब कुछ झूठ बता रहे हैं लालू प्रसाद यादव, ये कितना असरदार होगा? देखिए, लालू अपने मतदाताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि मोदी से टक्कर हम ही ले सकते हैं। गठबंधन में तो और भी नेता हैं ना,
किन्हीं का बयान नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतना मजबूती से नहीं आया है। लालू ने खुद इसको ट्वीट किया है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी ने जो कल जमुई की सभा में आरजेडी और उस लालू जी के परिवार के ऊपर जो हमला किया है, उसी पर लालू ने ये पलटवार किया है। मोदी जी ने कहा था कि हम रोजगार देते हैं लेकिन हम किसी का ज़मीन नहीं लिखवाते हैं, उन्होंने कहा था। कई बातें नरेंद्र मोदी ने कही कि ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है और इन लोगों का काम है, हम भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं, वो जाएंगे जेल, और ये लोग, हम भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, ये भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। लालू ने यही पलटवार किया है और इसका साफ संदेश है कि लालू अपने मतदाताओं, अपने समर्थकों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से टक्कर सिर्फ वही ले सकते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो ताल ठोक करके मैदान में है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, उन्होंने भी लालू की कविता पर पलटवार किया है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कल का जो प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है, उस दौरे को देखते हुए इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन के नेताओं ने भी पलटवार शुरू किया है। अब इसका कितना असर होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहिए कि नरेंद्र मोदी पर पलटवार करने की ज़रूरत लालू जी को भी पड़ गई है। जी अशोक जी, एक और तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। राजनीतिक किस तरह से गहमा गहमी के बीच दल बदल का जो खेल चल रहा है, दल बदल में परिवार के अंदर भी अलग अलग विचारधारा का प्रभाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया और जिस व्यक्ति ने कांग्रेस का हाथ थामा, उस व्यक्ति का सरनेम काफी दिलचस्प है। आपको बता दें कि सनी हजारी कांग्रेस में जुड़ गए हैं और इनके पिता फिलहाल बिहार सरकार में यानी कि विरोधी खेमे में एक कद्दावर नेता हैं और सिर्फ कद्दावर नेता ही नहीं बल्कि सरकार में मंत्री पद भी धारण करते हैं। अशोक जी, ये तस्वीर के बारे में हम चाहेंगे कुछ आप बताएं अपना पक्ष। ये खूबसूरत तस्वीर है। महेश्वर हजारी बिहार के सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं। उनके बेटे ने दामन थामा किसका? कांग्रेस का। जिस लालू प्रसाद के साथ कांग्रेस ने मिल करके, जिस राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का कन्वेनर नहीं बनाया, उनके मंत्री के बेटे कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। नंबर एक। दूसरी बात क्या है कि ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा इस बात को इंगित करता है कि किसी दल के नेता को अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। महेश्वर हजारी के बेटे किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? अशोक चौधरी के बेटी के खिलाफ, यानी कि संभवी के खिलाफ, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र। अशोक चौधरी कौन है? राज्य के अभी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं। यानी कि नीतीश कैबिनेट के 2 सदस्य अपने बेटे और बेटी को एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़ा किया है, और वो भी नीतीश के घोर राजनीतिक विरोधियों के। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ में क्या क्या नहीं बोला। उनकी पार्टी से अशोक चौधरी की बेटी उम्मीदवार हैं, और आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार की किस तरह से का अपमान किया। उनके पार्टी से महेश्वर हजारी के बेटे उम्मीदवार होंगे। यानी कि राजनीति में शुचिता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और कहने का मतलब यह है कि जो भी है, और इससे बेहतर एक और बात कि जिस कांग्रेस विधायकों मतलब इंडिया गठबंधन विपक्षी दल की सरकार को हटाने मतलब ये कर रहे थे कि तेजस्वी ने तो मान लिया था कि नीतीश जी की सरकार गई और हमारी सरकार बन गई। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने में जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी महेश्वर हजारी, चूँकि वो उपाध्यक्ष के पद पर थे, और वो जिन्होंने एक तरह से कहिए महागठबंधन की पीठ में छुरा भोंका, इनके सामने में आरजेडी के 3 विधायक टूट के आए, इनके सामने में जेपी कांग्रेस के 2 विधायक टूट के आए, वही उनका बेटा अब उसी गठबंधन में है। राजनीति इसी को कहते हैं। पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन पब्लिक के समक्ष और कोई उपाय भी नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो पब्लिक है, सब जानती है, राजनीतिक शुचिता की भी बात हुई। अब जनता सोच विचार करे कि शुचिता किसे कह रहे हैं और वो किस आधार पर आगे आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।